Okay. So today is our the first class of chemistry, and we will talk about a very first topic, which is about a states of matter. अच्छा, आप लोगों को ऑलमोस्ट सिलेबस का आइडिया होगा, बट लेट मी आल्सो एक्सप्लेन कि जब मैं मोस्टली सिलेबस को 3 पोर्शंस में डिवाइड करती हूँ। आपके सिलेबस के अंदर जो सबसे पहले कंटेंट आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। सो इन योर सिलेबस, लेट मी डिस्कस द सिलेबस कंटेंट विथ यू। अच्छा, अगर हम कंटेंट्स की बात करते हैं तो कुछ मेजर टॉपिक्स भी आपके पास आते हैं और कुछ माइनर टॉपिक्स भी आपके पास आते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोस्टली स्टेट्स ऑफ मैटर से, जिसमें हमारे पास बैटर इंट्रोडक्शन आता है। देन आपके पास हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। ये दोनों ही आपके क्वाइटली माइनर टॉपिक्स हैं। इनमें हम बेसिक्स बात करते हैं, मैटर पे बात करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, डिफरेंट तरह से हम उस पर बात करते हैं। देन हम क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री की तरफ आएंगे, जिनमें हम स्टीशियोमेट्री पे बात करेंगे। स्टीशियोमेट्री में मोस्टली हम क्वांटिटेटिव पे बात करते हैं। ये थोड़ा सा आपको पहले दो माइनर टॉपिक्स करने के बाद स्टीशियोमेट्री का एक मेजर टॉपिक्स करवाया जाता है। कि उसको ये पोर्शन थोड़ा सा मुश्किल लगता है, या इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू एस दिस चैप्टर। देन हमारे पास आता है केमिकल इनर्जेटिक्स, जिसमें हम एनर्जी पे बात करते हैं। ये भी आपके पास थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें ग्राफ्स आपके पास आते हैं जिन पे हम ज़्यादा काम करेंगे। देन यू हैव अ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का पोर्शन आपके पास आता है। ये भी आपका पास एक टफ पोर्शन कंसीडर किया जाता है। लेट मी हाईलाइट कि जो आपके पास टफ पोर्शन कंसीडर किया जाता है स्टीशियोमेट्री वाला, और उसके साथ केमिकल काइनेटिक्स वाला पोर्शन जो है वो एज एन टफ कंसीडर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पीरियोडिक टेबल पे बात करेंगे, जिनमें हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, पीरियोडिसिटी पे बात करते हैं। दैट इज आल्सो अ वेरी क्वाइट सिंपल वन। देन आपके पास एक टॉपिक आता है विच इज अबाउट एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लव हेट रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स के साथ आता है। आइदर यू आर गोइंग टू लव द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइदर यू आर गोइंग टू हेट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अगर आपने वो रेज कर लिए देन यू कैन डू वेरी वेल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आई होप कि हम मिलकर इस चीज़ को एक बेहतर तरीके से कर लेंगे। देन आपके पास हम बात करते हैं, आपके पास माइनर टॉपिक्स, देन उसके बाद फिर माइनस टॉपिक स्टार्ट किए जाते हैं, जिनमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आता है, और उसके बाद मेटल्स आती हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स, और उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, हम मेटल्स पे बात करते हैं, मेटल्स की रिएक्शन पे बात करते हैं। क्योंकि जब आप बाकी आप कंटेंट्स पढ़ते हो, मेटल को लास्ट पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब आप बाकी कंटेंट्स पढ़ते हो तो आपके पास अब इतना नॉलेज आ चुका होता है कि अब आपको मेटल्स के बारे में पता होता है। सो दैट्स व्हाई मेटल्स लास्ट पे रखा जाता है। और सबसे लास्ट पे हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में, जिनमें हम सिंपल अपने एटमोसफियर पे बात करेंगे। हमारे एटमोसफियर के अंदर कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं उन पे बात की जाती है। उसके अलावा जो पोल्यूटेंट्स हैं, किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज पोल्यूट कर रही हैं और हम किस तरह से अपनी इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। सो ये आपके पास आपका कोर्स कंटेंट आता है। आर यू क्लियर? हैव यू एनी क्यूरी अबाउट दैट? If you have any query, then you can drop a text in the chat box or you can raise your hand. Otherwise, I will continue. All right. चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर से, अपने फर्स्ट कोर्स कंटेंट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं उससे पहले, सबसे पहले इवन स्पेसिफिकली अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री आपके पास क्या है? इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम मैटर को स्टडी करते हैं।
अब नाउ सवाल ये आता है कि मैटर आपके पास क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास मैटर क्या है। एवरीथिंग दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट ऑन अर्थ, हर वो चीज जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, नॉट ओनली ऑन अर्थ, आपके इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज प्रेजेंट है, हम उसे मैटर कंसीडर कर। एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट, everything, sorry, let me refresh the board. मैटर आपके पास क्या है? एवरीथिंग प्रेजेंट इन यूनिवर्स, हर वो चीज जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है एंड हैज मैस, उसके पास कोई ना कोई मैस होगा, कोई ना कोई वेट होगा, एंड आल्सो हैव वॉल्यूम, और उसके पास वॉल्यूम होगा, यानी वो कोई ना कोई स्पेस रखता होगा। वॉल्यूम कह सकते हैं या हम स्पेस कहते हैं। हर वो चीज जो आपको इस यूनिवर्स में नजर आएगी, जिसके पास मैस होगा, जिसके पास वॉल्यूम होगा, वो हम उसे मैटर कहते हैं। So the chemistry is basically a study of matter. अब मैटर क्या है? इस यूनिवर्स के अंदर हर चीज जिसके पास मैस है या जिसके पास वॉल्यूम होगा, हम उसे मैटर कहेंगे। अब जब हम मैटर को देखते हैं, अभी हम केमिकल कंपोजिशन, अब हम केमिस्ट्री में जब मैटर की बात करते हैं तो हम हर चीज से बात करते हैं। हम मैटर की कंपोजिशन पे बात करते हैं, हम मैटर की प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, हम मैटर की कंपोजिशन पे बात करते हैं, हम मैटर की प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के, उसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। हर वो चीज़ जो आपको इस यूनिवर्स के अंदर नजर आएगी, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उसकी शेप के बारे में पढ़ना, ये सारे का सारा आपके पास केमिस्ट्री कहलाता है। यहाँ तक हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। अब हम अगर मैटर को आगे लेके चलें, अभी हम उसकी कंपोजिशन पे बात नहीं कर रहे, हम उसकी प्रॉपर्टीज पे बात नहीं कर रहे, हम उसके स्ट्रक्चर पे बात नहीं कर रहे, हम जस्ट उसकी आ, अगर हम कहें कि सुपरफिशियली बात कर रहे हैं, तो अगर हम मैटर को देखें और सिंपली ऑब्जर्व करें, अगर आप अपने रूम में देखें, इफ आई लुक एट इनटू माय रूम, तो हमें बहुत सारे मैटर्स नजर आएंगे, और जो मैटर्स होंगे वो डिफरेंट स्टेट्स के साथ होंगे। जो मैटर्स आपके पास होंगे वो डिफरेंट स्टेट्स के साथ होंगे, क्योंकि मैटर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? हर वो चीज जिसके पास मास है, एवरीथिंग दैट हैज अ मास एंड दैट हैज अ वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। अब जो आपका एक सॉलिड चीज है, आपकी चेयर है, वो भी उस डेफिनेशन पर आ रही है। एयर है तो वो भी उस डेफिनेशन पे फिक्स आ रही है। ऑफ कोर्स के एयर के पास भी कुछ मास होगा, वो भी कोई वॉल्यूम रखती है एयर भी आपके पास। और अगर आपके पास कोई लिक्विड है, वाटर है, तो वो भी मैटर की डेफिनेशन पे कंप्लीट आ रहा है। लेकिन अब चूंकि ये डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट है, तो इस वजह से हम कहेंगे वी हैव अ स्टेट्स ऑफ मैटर। आपके पास जो मैटर प्रेजेंट है वो एक्चुअली डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट है। अभी हम और कोई बात नहीं करें, हम स्ट्रक्चर कंपोजिशन किसी पे कुछ बात नहीं करें। अभी जब हम देख रहे हैं मैटर को, या हम मैटर को बता रहे हैं कि ये मैटर हो सकता है, ये मैटर हो सकता है, उसी में ही हम बात कर रहे हैं कि मैटर तो डिफरेंट तरह से प्रेजेंट है। तो डिफरेंट तीन स्टेट्स हमने कौन सी डिफाइन की हुई हैं? बेसिकली हमारे पास चार स्टेट्स होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ये चार स्टेट्स हैं। हम जब अपने इर्द गिर्द मैटर देखते हैं, हम जब अपने देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास मैटर इन चार चीजों के अंदर, इन चार शेप्स में, इन चार स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट है। सो वी कॉल देम एज अ स्टेट्स ऑफ मैटर, और हम इसे स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। अब हम इन सारे स्टेट्स ऑफ मैटर को वन बाय वन स्टडी करते हैं।
सबसे पहले अगर हम सॉलिड पे बात करते हैं, अगर हम सबसे पहले सॉलिड पे बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब आप कहेंगे कि पार्टिकल्स क्या है? यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट, लेट मी रिवाइज इट। कि जब आपके पास मैटर आती है, जब आपके पास कोई भी मैटर आती है तो मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बनती है। मैटर बहुत स्मॉल, लेट मी टॉक अबाउट सम ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मैटर। अगर हम मैटर की कंपोजिशन पे पहले बात करें तो अगर हम मैटर को देखते हैं, कोई भी किसी भी तरह का मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, तो मैटर हमारे पास हमेशा टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है। मैटर हमेशा हमारे पास टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आर being put together and they actually form a complete matter। जो बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम कंबाइनली पुट करते हैं और वो हमारे पास मैटर बनाते हैं। सो वी कॉल देम एज अ कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब वो जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स कई तरह के हो सकते हैं। वो आपके पास एटम हो सकता है कि एक एक एटम आपके पास कंबाइन करके एक पूरा मैटर आपके पास बनाता है, या आपके पास आयन होते हैं जिनमें हम बात करते हैं कि आपके पास आयन आ रहे हैं, या थर्ड में हमारे पास मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या थर्ड में आपके पास मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। इवन अगर हम प्लाज्मा की, मैं आपको कंपोजिशन पर बात करूंगी, तो प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और आइंस भी होते हैं और साथ में मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो ये आपकी मैटर की कंपोजिशन बनाते हैं। ये एक्चुअली में मैटर की कंपोजिशन बनाते हैं। हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैटर है जिनमें आपके पास टाइनी पार्टिकल्स आते हैं। वो जो टाइनी पार्टिकल्स हैं जिनमें हम एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स, आयन हो सकते हैं, न्यूट्रल स्पीशी हो सकती हैं, वो सारे मिलकर आपके पास मैटर बनाते हैं। अब जब भी मैं पार्टिकल्स की बात करूंगी, अब जब भी मैं पार्टिकल्स की बात करूंगी या जब मैं कहूंगी कि सॉलिड पार्टिकल्स से मिलकर बना है, तो वो नेचर हो गया, या वो इन सारे स्पीशीज में से कुछ भी हो सकता है जो कि उसके एटम के पास प्रेजेंट है। अगर मैं फॉर एग्जांपल सोडियम की बात कर रही हूँ नॉर्मल में, तो उसके पास, आपके पास सोडियम मेटल आती हैं। अगर मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ सोडियम की या सोडियम आयन की बात कर रही हूँ, तो उसमें उसके पास सोडियम के बहुत सारे आयन आएंगे। तो वो जो पार्टिकल्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है वो इन सब में से कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दैट मैटर। उस मैटर की क्या नेचर है वो हमें इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि वो एटम्स है, आइंस है, मॉलिक्यूल्स है। अब आपके पास नोबल गैसेस है, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स अगर आपके पास आते हैं, अब आपके पास नोबल गैसेस आपके पास आते हैं, तो वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं आपके पास हमेशा। सो इट डिपेंड्स। तो जब हम, इसीलिए हम पार्टिकल्स की बात करते हैं ताकि आपके पास एक जनरल आ जाए। वापस आते हैं अपने सॉलिड की तरफ, मैटर की तरफ। तो हमारे पास सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड के अंदर जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब चाहे वो एटम्स हैं, चाहे वो आइंस हैं, चाहे वो सॉलिड आपका मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। दे एक्चुअली हैव अ वेरी लेस स्पेसेस अराउंड देम। अगर हम इस तरह बात करें,
सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें बहुत लेस स्पेसेस होती हैं। एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के बिल्कुल साथ प्रेजेंट होगा, उनके अंदर स्पेसेस बहुत कम होंगी। देन आप लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत क्लोजली अटैच नहीं होते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के अंदर में हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक नहीं होते, लाइक उनके दरमियान में स्पेसेस होती हैं, लाइक इंटरमीडिएट स्पेसेस हमारे पास उनके दरमियान हो जाती हैं। Just hold on for a second, I just need to adjust my internet, just 1 minute. ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हम पार्टिकल्स पे बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने सॉलिड के पार्टिकल्स पे बात की जिसके अंदर बहुत लेस स्पेसेस थे। फिर हमने लिक्विड के पार्टिकल्स पे बात की। हमने लिक्विड्स पे बात की, हमने जो है वो लिक्विड्स पे बात की कि उसके पार्टिकल्स भी क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसके पार्टिकल्स भी हमारे पास बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। उसके पार्टिकल्स भी हमारे पास लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक नहीं होते। लेट मी शो यू बाय यूजिंग अ डायग्राम कि अब आपके पास लिक्विड है और लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स हैं, और आप कह सकते हो ये आपके पास आता है। ओके, अब आप कंपैरिजन करके देख सकते हो कि सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल्स भी क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, उनके दरमियान स्पेसेस होती हैं। अब ये स्पेसेस क्यों होती हैं, ये अब पहले हम इसकी बात स्पेसेस पे बात कर लेते हैं, फिर उसकी वजह से इनके नेचर पे भी बात कर लेते हैं। अब अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्पेसेस उनके दरमियान होती हैं। एक पार्टिकल से गैसेस के अंदर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उनके दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती है। अब ये क्यों है? अब ऑफ कोर्स के जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, अब ऑफ कोर्स के आपके पास जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। इस बात का ये मतलब है कि पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं। सॉलिड कैन नॉट मूव, सॉलिड आपका मूव नहीं कर सकता है, वो जहां पर है वो वहीं पे रहेगा, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स वहीं पे प्रेजेंट होंगे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे। जबकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास स्लाइटली स्लाइडली मूव करते हैं, वो हमारे पास स्लाइटली स्लाइटली मूव करते हैं। अब आपके पास जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, अब वो ना तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ना तो बहुत कम है, तभी लिक्विड कैन फ्लो। अब क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा? व्हाई द लिक्विड कैन फ्लो एंड सॉलिड कैन नॉट?
लिक्विड फ्लो क्यों कर सकता है और सॉलिड फ्लो क्यों नहीं कर सकता है? इसी वजह से, बिकॉज इन द सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर क्वाइटली टाइटली पैक्ड, इन द लिक्विड्स दे आर नॉट टू मच टाइटली पैक्ड, they are like they have a much less distance and they can slide over each other. That's why the liquid can flow. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आएगा। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड के जो पार्टिकल्स आपके पास होंगे, वो हमारे पास जो है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स आपके पास होंगे वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड फ्लो नहीं कर पाता। लिक्विड के इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, दैट्स वाई वो फ्लो कर सकता है। अब गैसेस के तो बहुत ज्यादा एक दूसरे से अलग अलग होंगे। अब गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे से अलग अलग होंगे, तो हमारे पास तो गैसेस तो बहुत ज्यादा हमें रैंडम मूव करेंगे। गैसेस हमारे पास रैंडमली मूव करेंगे। गैसेस कैन एक्चुअली मूव रैंडमली। गैसेस हमारे पास बहुत रैंडमली मूव करेंगे, ठीक है। ये पार्टिकल्स पे नेचर होगी, और पार्टिकल्स की नेचर की वजह से उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं हमने उनको पढ़ लिया। लेट मी समराइज ऑल ऑफ दैट। हमने तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पे बात की है कि तीनों एक दूसरे से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किस तरह से, मतलब क्योंकि क्वेश्चन में जो कीवर्ड आपके पास आता है वो यही आता है, डिस्क्राइब द पार्टिकल अरेंजमेंट इन सॉलिड, describe the liquid particle arrangement in liquid or maybe the gases। या वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि why the liquids can flow, why the gases can move randomly, and you have to answer that because they have their according to their particle arrangement, उनके पास particles arrangement होती है। ठीक हो गया? डू यू हैव एनी क्यूरी अबाउट दैट? यहाँ तक सबको समझ आ गई? यू कैन थम्स अप। चलिए, लेट्स मूव फर्दर। अब हमने पार्टिकल्स अरेंजमेंट पे बात की है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं देयर शेप्स। पार्टिकल्स आपके पास अरेंज होंगे, अब हम उनकी शेप्स पे बात करते हैं। अब हमें पता है, वी कैन ऑब्जर्व दैट, कि जो आपके पास लिक्विड्स होती हैं उनकी फिक्स्ड शेप होती है। जितने भी आपके पास लिक्विड्स होंगे वो हमारे पास फिक्स्ड शेप के होते हैं। जैसे आपके पास कोई भी सॉलिड है, हमारा लैपटॉप है, अ चेयर, कोई भी आपके पास सॉलिड है, तो वो हमेशा फिक्स्ड शेप का होगा। एवरी सॉलिड actually have a fixed shape। हमारे पास फिक्स शेप आएगी, जबकि जो लिक्विड आता है क्या उसकी फिक्स शेप होती है? एनीबडी कैन टेल मी कि क्या लिक्विड की फिक्स शेप होती है? डू द लिक्विड हैव अ फिक्स शेप और नॉट? लिक्विड डू नॉट हैव अ क्वाइटली फिक्स शेप। आप उसको जिस कंटेनर में डालते हैं, हम लिक्विड को जिस ग्लास में, जिस कंटेनर में डालते हैं, वो हमारे पास हमें फिक्स्ड शेप देता है।
फिक्स शेप देता है, आई डू इट रॉन्ग। हम लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे, हम लिक्विड को जिस ग्लास में डालते हैं, वही शेप हमारे पास आ जाती है। दैट्स वाई लिक्विड की कोई फिक्स नहीं शेप होती। एंड सेम इज द केस विद द गैसेस। और सेम हमारे पास गैसेस के बारे में हम बात करते हैं, जिनके अंदर वी आल्सो डोंट हैव अ फिक्स शेप, हमारे पास फिक्स शेप नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम पे। अब सॉलिड का हमारे पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अ सॉलिड एक्चुअली हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। कोई भी आपका सॉलिड है वो आपको फिक्स्ड वॉल्यूम रखता है। अब लिक्विड है, क्या लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है? यस, दे आल्सो हैव अ क्वाइट फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर आपके पास 2 लीटर ऑफ वाटर है या इवन 1 लीटर ऑफ वाटर है, आप चाहे उसे किसी भी कंटेनर में डाल देंगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा। वॉल्यूम उसका फिक्स रहता है। सॉलिड का भी वॉल्यूम फिक्स रहता है। गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता। गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस हमारे पास फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं रखते हैं। तो ये अब आपके पास शेप और वॉल्यूम पे बात होगी। आई रिपीट, सबसे पहले हमने पार्टिकल अरेंजमेंट पे बात की, नेक्स्ट हमने शेप पे बात की कि सॉलिड की बहुत फिक्स शेप होती है। इसे इसकी रीजन भी पार्टिकल अरेंजमेंट वाली भी है। सॉलिड की फिक्स शेप क्यों होती है? क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, नेबरिंग पार्टिकल्स एक दूसरे को टाइटली होल्ड किया हुआ होता है, दैट्स व्हाई दे हैव अ फिक्स शेप। लिक्विड या गैसेस की फिक्स शेप नहीं होती क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है, पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। वॉल्यूम की बात करते हैं तो सॉलिड एंड लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जबकि गैसेस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। आप जिस मर्जी कंटेनर में उसको डाल दें, सिलेंडर में गैसेस को डाल दें, जितने का वो सिलेंडर होगा उतने का वो गैस होगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के जो है वो बहुत रैंडमली मूव करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते हैं, सो उनकी में बहुत रैंडम मोशन होती है। इज इट क्लियर? इनकी रीजनिंग आपने साथ लाजमी करनी है, बिकॉज यू कैन हैव अ 2 मार्कर क्वेश्चन इन योर पेपर कि इसकी रीजंस बता दें, सो आपने इसकी रीजनिंग करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोशन की, पार्टिकल्स मोशन की। आप में से कोई बता सकते हैं कि आपके पास कितनी तरह की मोशंस होती हैं नॉर्मली? इवन आप फिजिक्स से ही मोशन के बारे में पढ़ते हैं, तो कौन कौन सी मोशंस आपके पास होती हैं? जस्ट नेम एनी ऑफ देम दैट यू, अगर आपको किसी भी मोशन का नेम पता है सो यू कैन टेल मी, शेयर विद मी कि आपके पास किस किस तरह की मोशंस होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली पार्टिकल मोशन पे बात कर रहे हैं। हमारे पार्टिकल्स किस तरह से मूव करते हैं। इज एनीबडी नो अबाउट एनी काइंड ऑफ मोशन? ओके, सबसे पहले हमारे पास जो सॉलिड है, सॉलिड में कौन सी मोशन होती है? यू हैव टू बी रिमेम्बर्ड कि सॉलिड्स के अंदर वाइब्रेशनल मोशन होती है। ये जो आपके सॉलिड्स हैं, इनमें क्या होता है? यू हैव अ काइंड ऑफ वाइब्रेशनल मोशन हमारे पास होती है। पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। अब आपने वाइब्रेशन मोशन देखी हो कि आप अक्सर अपने सेल फोन को वाइब्रेशन मोड पे लगाएंगे तो वो बस जस्ट एक ही पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन होती है। वाइब्रेशनल मोशन आपके पास क्या है? एक ही पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन होती है। किसी भी चीज को अगर हम वाइब्रेट करते हुए देखें तो पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, यानी पार्टिकल्स इतना मूव करते हैं कि वो अपनी प्लेस चेंज नहीं करते हैं। एक ही पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन जो है वो हमारे पास होती रहती है। देन हम लिक्विड्स की बात करते हैं। जैसे अब मैं अगर यहाँ पे कुछ ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह का आपके पास आएगा, यानी पार्टिकल्स एक ही प्लेस पे इधर उधर मूव करते हैं। लिक्विड के अंदर हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन होती है। ट्रांसलेशनल मोशन जैसे आपने स्विंग की मोशन देखी होगी,
और स्विंग की मोशन काफी स्पीड से होती है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं। यानी एक पार्टिकल्स है तो वो पूरा इस तरह से मूव करता है, तभी तो लिक्विड फ्लो करेगा ना। लिक्विड के पार्टिकल्स इस तरह से ट्रांसलेशनल मोशन में मूव करते हैं, तभी तो लिक्विड फ्लो करता है। उसके बाद हमारे पास गैसेस आते हैं, तो गैसेस के अंदर जो पार्टिकल गैसेस के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स मोशन होती हैं, अ, वो बहुत रैंडम होती है। गैसेस के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स की मोशन होती है, वो बहुत ही रैंडम होती है। यानी गैसेस कहीं पे भी कैसे भी मर्जी मूव कर सकते हैं। सो द गैसेस एक्चुअली हैव अ रैंडम मोशन। इनमें मोशन काफी रैंडम होती है, यानी वो कहीं पे भी किसी भी तरह इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। हम उनको प्रोडिक्ट भी नहीं कर सकते कि वो नेक्स्ट किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेट मी शो यू। So this is how you can explain that. सॉलिड्स के अंदर सबसे मेन वाइब्रेशनल होती है, या वो रोटेट करते हैं। लिक्विड के अंदर ऑफ कोर्स के वो वाइब्रेशन भी करते हैं, रोटेशनल भी होती है और साथ में ट्रांसलेशनल भी होती है। और गैसेस के अंदर यहाँ पे आपने रैंडम मोशन को भी मेंशन करना है कि हमारे पास कितने तरह की मोशंस होती हैं। इज इट क्लियर टिल नाउ? मोशंस तक क्लियर है आपको? यू कैन जस्ट थम्स अप सो आई कैन जज कि आपको क्लियर है। आपके पार्टिक मोशंस तो इसके अलावा भी बहुत है ना। मोशंस तो आपके पास काइनेटिक भी है, आप बहुत सारी मोशन फिजिक्स में पढ़ते हैं। हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पार्टिकल्स के अंदर कौन कौन सी मोशंस होती हैं। आपने बहुत सारी मोशंस पढ़ी होंगी फिजिक्स में, जिसमें हम काइनेटिक मोशन पे बात करते हैं। इसके अलावा बहुत तरह की मोशंस आपके पास होती हैं। पार्टिकल्स के अंदर यही मोशंस होती हैं, इसके अलावा पार्टिकल्स के अंदर मोशन नहीं होती है, लाइक और किस्म की मोशन नहीं होती। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं कुछ आपको वर्कशीट्स क्वेश्चन पेपर शो करूं ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हम इसके कुछ सैम्पल क्वेश्चंस करते हैं, सो यू कैन हैव एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके टॉपिकल्स है, लेट मी सॉल्व इट। सो विथ स्टेटमेंट अबाउट अ सॉलिड लिक्विड और गैस इज करेक्ट। अच्छा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, देन आई विल वेट फॉर अ सेकंड। मैं कुछ सेकंड वेट करूंगी, आप आंसर कर सके। यू कैन गिव मी एन आंसर इन द चैट, एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगी कि आइदर इट्स रॉन्ग एंड करेक्ट, एंड देन मैं आपको करेक्ट आंसर के बारे में बताऊंगी। सो यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ फर्स्ट। विथ स्टेटमेंट अबाउट अ सॉलिड लिक्विड और अ गैस इज करेक्ट। A solid has a fixed shape and can be compressed. A liquid takes the shape of a container it is in and can be compressed. A liquid has no fixed shape and cannot be compressed. A gas takes shape of a container it is in and can be compressed. So इनमें से कौन सा आपको ठीक लग रहा है?
इट्स अ डी। अब बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं सॉलिड हैज अ फिक्स शेप एंड कैन बी कंप्रेस्ड। सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है कि आप जब पार्टिकल्स पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो चीज का वॉल्यूम कम हो जाता है। क्या अगर हम सॉलिड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या उसका वॉल्यूम कम हो जाता है? कंप्रेस करने का मतलब है किसी भी चीज को स्क्वीज करना। तो क्या हम सॉलिड को स्क्वीज कर सकते हैं? नो। लिक्विड, सेकंड ऑप्शन, अ लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ अ कंटेनर, ये बिल्कुल ठीक है। एंड कैन बी कंप्रेस्ड, हम लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते। वी कैन नॉट स्क्वीज द लिक्विड। अ गैस हैज नो, सॉलिड हैज अ नो फिक्स शेप। तो यहाँ पर आके ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। That's where a D is a correct. A gas takes the shape of the container. Yes, हमारे पास कंटेनर की शेप ले लेगा और it can be compressed, और हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं। लाइक गैस का वॉल्यूम, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका एक कंटेनर है और उसके अंदर गैस है, आप उस कंटेनर को शेप बंद करें, उस कंटेनर को यहाँ तक लेकर आए, तो गैसेस आपकी इस वॉल्यूम पर आ जाएंगी। इसको कहते हैं कंप्रेस करना, वॉल्यूम को कम करना या किसी भी चीज को स्क्वीज कर लेना। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर डिफरेंट। पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होगी आपके सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैसेस के अंदर, वो डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे हमने बात की है आइस की, वाटर की और स्टीम की। अब आपको पता होना चाहिए आइस तो आपके पास सॉलिड है, वाटर अगर हम सिंपल बात कर रहे हैं तो वो लिक्विड है, और अगर हम स्टीम की बात कर रहे हैं तो वो गैस। आइस आपका सॉलिड है, वाटर आपका लिक्विड है और स्टीम आपका गैस होगा। अब हमने इसके लिहाज से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पे बात करनी है। द वाटर मॉलिक्यूल और एन एवरेज क्लोजेस्ट टुगेदर इन अ स्टीम, कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टीम के अंदर बहुत क्लोज हैं। हमने तो सॉलिड के अंदर क्लोज नहीं पढ़े थे, हमने कहा था कि लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड्स के अंदर बहुत क्लोज हैं, तो स्टीम यानी गैस के अंदर तो वो क्लोज नहीं होंगे। द लिक्विड मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज फर्दरेस्ट अपार्ट इन वाटर। वो कह रहे हैं कि वाटर के अंदर यानी लिक्विड के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे। लेकिन ये क्वालिटी तो आपके पास गैस की है, गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। तो वी जस्ट स्टॉप दैट। द वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ स्टीम हैव द सेकंड एवरेज वेलोसिटी, कि अगर स्टीम के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें सेकंड हाईएस्ट वेलोसिटी होती है। अब ये बात आपने डायरेक्ट नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत रैंडमली मूव करते हैं, यानी वो बहुत फास्टली मूव करते हैं और बहुत रैंडमली मूव करते हैं। अब मूवमेंट से उनके पास वेलोसिटी आती है, तो वो कह रहे हैं सेकंड हाईएस्ट वेलोसिटी, सेकंड हाईएस्ट नहीं, हमारे पास हाईएस्ट वेलोसिटी आती है गैसेस की। सबसे ज्यादा जो मूव करते हैं वो गैसेस के पार्टिकल्स मूव करते हैं, सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल्स उतना मूव नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स व्हाई ये ऑप्शन this option is also incorrect. The water molecule in an ice are able to vibrate. अगर आपके पास आइस में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो वाइब्रेट कर सकते हैं। आइस क्या है? सॉलिड। सॉलिड के अंदर जो हमने मोशन पढ़ी है, क्या हमने वाइब्रेशनल मोशन पढ़ी थी? यस। सो डी ऑप्शन इज एक्चुअली द करेक्ट ओवर हियर। मुझे बताएंगे दो एमसीक्यूज क्लियर है? Is these two MCQs are clear to you? Okay. नेक्स्ट थर्ड पे बात करते हैं। विद स्टेटमेंट अबाउट अ गैसेस एंड लिक्विड इज करेक्ट। कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गैसेस और लिक्विड्स के बारे में करेक्ट है? 1 centimeter cube of a gas contains more particles than 1 centimeter cube of a liquid. अब ये आपको आई नो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, बट अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, वो ये कह रहे हैं कि हमने सेम वॉल्यूम लिया है गैस का और सेम ही हमने लिया है लिक्विड का, किसके पास ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे? अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर कम डिस्टेंस होगा। अगर हम लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर कम डिस्टेंस होता है, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से इस तरह प्रेजेंट है। जबकि अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के पार्टिकल्स अगर एक यहाँ पर है तो दूसरा ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा या तीसरा यहाँ पर होगा, दैट्स इट। अब वो ये कह रहे हैं कि 1 centimeter cube अगर हम लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड के उस 1 centimeter cube के अंदर ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और गैसेस के कम होंगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे, हम सेम वॉल्यूम ले रहे हैं। ये बात हमें पता है कि गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं।
गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स उससे कम दूर होते हैं और सॉलिड के पार्टिकल्स तो बहुत करीब करीब होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम सेम वॉल्यूम ले रहे हैं। अगर हम सेम वॉल्यूम लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब 2 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का सेम वॉल्यूम लेते हैं, तो ऑफ कोर्स के गैसेस के पार्टिकल्स होंगे वो कम होंगे उस वॉल्यूम के अंदर, और लिक्विड के वॉल्यूम उससे थोड़े से ज्यादा होंगे। तो ये स्टेटमेंट उससे यहाँ पे लेस आना चाहिए था, ये स्टेटमेंट आपके पास इनकरेक्ट है। A given mass of a liquid has a fixed volume at a room temperature. अगर आपके पास लिक्विड का मास यानी एक सेम है, लिक्विड का मास है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है एट द रूम टेम्परेचर। यस, हमने तो पढ़ा ही यही है कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। सो बी आपके पास करेक्ट होगा। द पार्टिकल्स कैन इन लिक्विड कैन इजीली बी फोर्स टुगेदर। फोर्स टुगेदर का क्या मतलब है कि आप एक दूसरे को कंप्रेस कर सकते हैं। क्या हम लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं? नो। पार्टिकल्स इन अ लिक्विड हैव फिक्स्ड पोजीशन। नो। लिक्विड्स की तो फिक्स पोजीशन हमने नहीं पढ़ी थी, सॉलिड्स की फिक्स पोजीशन पढ़ी थी। लिक्विड्स भी आपके पास मूव कर सकते हैं और गैसेस भी आपके पास मूव कर सकते हैं। तो ये आपके पास थर्ड एमसीक्यूज आ गया। ओके, सिक्स्थ एमसीक्यूज, which rows describe the spacing and arrangement of a solid in a particle। अच्छा, ये बहुत इजी है, मैं आपसे आप सारे स्टूडेंट से रिकमेंड करूंगी कि इसके मुझे आंसर्स बताएं। कैन यू प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? You have almost 1 to 2 minutes. Anybody can answer this question? Okay. So let me do it now. हमारे पास सॉलिड्स हैं, सो द क्लोज टुगेदर एंड रैंडमली अरेंज। सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में क्लोज तो होंगे, बट वो रैंडमली अरेंज नहीं होते हैं, वो रेगुलरली अरेंज होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स दे आर क्लोज टुगेदर, सो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सॉलिड गलत। फॉर द बी, क्लोज टुगेदर एंड रैंडमली अरेंज, ये भी आपके पास नहीं होंगे। फॉर द गैस सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, नो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सी ऑप्शन आपके पास, सॉलिड दे आर क्लोज टुगेदर एंड रेगुलरली अरेंज, यस। लिक्विड के पार्टिकल्स भी आपस में क्लोज होते हैं और रैंडमली अरेंज होते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स फर्दर अपार्ट एंड आल्सो रैंडमली अरेंज। तो हमारे पास सी की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। डी में बात करें, क्लोज टुगेदर एंड रेगुलरली अरेंज, ये तो ठीक है। क्लोज टुगेदर एंड रेगुलरली अरेंज, लिक्विड में तो हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है, लिक्विड्स में हमारे पास रैंडमली अरेंजमेंट होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्वाइटली सी ओवर हियर। ओके, ये नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे बताएं यहाँ तक किसी का भी कोई इशू, कोई आपको प्रॉब्लम? आपने लेक्चर नोट किया है आप सबने? सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि लेक्चर नोट करना आप सबके लिए कंपलसरी है। सो आई आल्सो डू प्रोवाइड द नोट्स। अच्छा, जब मैं बोर्ड पे बता रही होती हूँ, सो आई जस्ट फोकस कि आपको अच्छी समझ आ सके, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्ड हो सके जब भी मैं बोर्ड पे बात कर रही होती हूँ। सो आई जस्ट रिकमेंड यू टू आप बोर्ड के नोट्स कर सके, वो आपको कीवर्ड्स में या जो आपके 1 और 2 मार्केट क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में वो जो बोर्ड के नोट्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। अदरवाइज मैं आपको उसके नोट्स भी सेंड कर दूंगी,
हर जो भी टॉपिक हम क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह फुल चैप्टर की नोट्स भी आपको मिल जाया करेंगे। और जैसे वर्कशीट मैंने आपको क्वेश्चन में क्लास में सॉल्व करवाई है, इस तरह की मैं आपको एज एन होमवर्क भी दिया करूंगी, और आपने मुझे वो सबमिट करवानी है। ये यानी एक कुछ क्वेश्चंस में हम क्लास में कर लिया करेंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क एज एन होमवर्क दिया करूंगी, ताकि आपके साथ साथ पास पेपर की प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास से पहले आपका सबमिट करवाना ज़रूरी होगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में मैं अ, आपसे डिस्कस कर सकूंगी कि आपने कौन कौन से मेजर मिस्टेक्स किए हैं, या हम उसको मजीद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हो गया। अच्छा, आप कोई पूछना चाहे, किसी का कोई क्यूरी है तो वो मुझसे पूछ सकता है। इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलिए ठीक है, कल मुलाकात होती है। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।